हाँ, तो आज आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान की जो सेकंड वाली बुक है, खंड 2 बोल दो चाहे पार्ट 2, स्वतंत्र भारत की राजनीति या स्वतंत्र भारत में राजनीति या फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मेरी आदत है, आपको पता है, हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस पूरी की एक समरी या पूरी स्टोरी सुनाता हूँ, और अगर स्टोरी आपने दिमाग में फिट कर ली तो फिर आपके चैप्टर कुछ कहीं पर भी ऐसी कोई डाउट ही नहीं आएगा कि वो प्रॉब्लम करे, क्योंकि स्टोरी सब कुछ होती है, उससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अब मेरी बात ये सुननी है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने 12th पास कर ली उनको भी ये क्लासेस सारी लेनी है। 11th और 12th दोनों की NCERT की पूरी क्लासेस आपको लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप कॉम्पिटेटिव फील्ड में आना चाहते हो, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो NCERT पर अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप कहीं पर भी नहीं हटकोगे, ये गारंटी। आप सब इस चीज़ को जानते हो। बस वही चीज़ है, आपको रजिस्टर बिल्कुल नया बनाना है, स्कूल रजिस्टर आपको अलग रखना है और मेरे रजिस्टर आपको अलग रखना है, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें इनसे जुड़ी हुई कॉम्पिटेटिव फील्ड तक आपको जोड़ूंगा। इसलिए कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं आपको बहुत नई चीज़ें बताऊंगा वो जोड़ूंगा, ठीक है, उसको आपको अलग से लिखना है, साथ के लिख सकते हो, तो वो बात है। इसलिए सभी 11th 12th जो पास हो, चाहे भी 12th में हो, सबको ये क्लासेस लेनी है कंप्लीट। अपन NCERT, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यानी कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, है ना, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपको करना क्या है कि इस पूरी चीज़ को बड़ी ध्यान से सुनना है। पूरी स्टोरी बताऊंगा, सिंपल बहुत है। अपन सबको पता है कि अपन आज़ादी मिली 14 या 15 बोल दो चाहे, ठीक है, 14-15 अगस्त की मिडनाइट को, ठीक है, मिडनाइट, आधी रात, 14-15 अगस्त की मिडनाइट को हमें आज़ादी मिली, ठीक है, 1947। ये सब आप जानते हो। 14-15 अगस्त की मिडनाइट या 14-15 अगस्त 1947 क्यों कहा जाता है? कि रात को 12 बजे के बाद में, आपको पता है 15 अगस्त मतलब 14 अगस्त को दिन भर प्रक्रिया चली, रात को 12 बजे, जैसे ही 12 बजी या फिर 12 बजते ही 15 अगस्त हो जाती है। इसलिए 14 और 15 अगस्त भी लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है एग्जाम के अंदर, ऑप्शन के अंदर, कि 14-15 अगस्त मिडनाइट 1947, तो भी सही है। और ओनली फॉर 15 अगस्त लिखा है कि हमें आज़ादी कब मिली, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और आप सबको पता ही है, हमारे जो देश के, जैसे हमें आज़ादी मिली तो वहाँ पर हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने स्पीच भी दी थी, द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो भी अपन अभी आगे मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन आपको स्टोरी पहले जाननी है। देखो हुआ क्या था कि जैसे ही 14-15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली तो उस टाइम पर एक गांधी जी ने एक बात कही थी, ठीक है। गांधी जी एक्चुअली स्वतंत्रता के, या फिर ऐसा मान लो कि आज़ादी के, फ्रीडम के टाइम पर किसी भी प्रोग्राम में गांधी जी ने भाग या पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि हुआ क्या था, हमारे देश के अंदर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, मतलब धार्मिक दंगे, हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसा बहुत सारी इश्यूज आ गए थे हमारे। पहले तो हम अंग्रेजों से लड़े, जब तो हम एक साथ थे, जब हमने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता जब लड़े, तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ थे। लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिली उसके बाद में इशू शुरू हो गए, सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। वो स्टोरी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। गांधी जी कलकत्ता के अंदर बैठे थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी जो कलकत्ता के अंदर बैठे थे, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में, या फिर ऐसा मान लो कि धार्मिक विवाद बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो गांधी जी ने वहीं से एक बात कही थी कि 14 अगस्त को, ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा था कि 14 अगस्त को या फिर रात 14 अगस्त की आधी रात को हम आज़ाद तो हो जाएंगे, मतलब हम अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की जो गुलामी है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उसी दिन हमारे देश का विभाजन भी होगा, मतलब डिवाइडेशन भी होगा। कि भारत जो है, अभी भारत क्या है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो भारत क्या था, ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया बोल दो चाहे ब्रिटिश भारत बोल दो, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया, जैसे गांधी जी ने जो बात कही थी उसके अकॉर्डिंग मतलब ये है कि भारत का विभाजन होगा और भारत 2 राष्ट्र में मिल जाएगा, पाकिस्तान और भारत में 2 बंटवारा, इसका 2 देशों के बीच बंटवारा हो जाएगा। ये गांधी जी ने बात कही थी कि 14 अगस्त को हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भारत का बंटवारा 2 भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 देश भारत का बंटवारा हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारी जो रात है 14 अगस्त की मिडनाइट, वो खुशी और गम दोनों की है,
कैसे कि जो भारत इतना बड़ा था उसके टुकड़े हुए पाकिस्तान अलग हो गया, तो थोड़ा सा गम भी है और खुशी भी है कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। अब हुआ क्या, खुशी अच्छी थी, थोड़ी बहुत गम यहाँ पाकिस्तान के होने से होगा, लेकिन पाकिस्तान बने तो बने कैसे। एक्चुअली स्टोरी ये है कि उस टाइम पर हमारे जो बेसिकली जो चीज़ थी वो ये था कि उस टाइम पर जो दो बड़ी पार्टियाँ थी, मेनली कांग्रेस थी, कांग्रेस बड़ी पार्टी थी उस टाइम पर, ये जैसे बीजेपी वगैरह ये नहीं थी, तो ये आज़ादी के बाद की पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी थी और एक थी मुस्लिम लीग, बड़े ध्यान से समझना है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दो पार्टियां थी, ये समझ लो आप, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। हुआ क्या, मुस्लिम लीग के जो प्रमुख थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना की ये मांग थी कि वो एक अलग देश की मांग कर रहे थे, ठीक है, कि ये मुस्लिम लीग का मतलब है मुसलमानों की पार्टी, और मुस्लिम लीग का जो इनका सोचना था वो थी टू नेशन थ्योरी। ये किसको फॉलो करते थे, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी का मतलब होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक है। ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, मुस्लिम लीग का यही कहना था कि टू नेशन थ्योरी की अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान दो देश होने चाहिए, जो पाकिस्तान होगा उसमें सिर्फ मुसलमान, मतलब क्योंकि इन्होंने कहा कि भारत के अंदर दो कौम है। मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि भारत में दो प्रकार के कौम को इंग्लिश में बोलते हैं पीपल, ठीक है, टू पीपल है, मतलब दो कौम है, हिंदू और मुस्लिम। इसलिए हमारे मुस्लिमों की ये मांग है, मुस्लिम लीग का कहना है ये कि हम टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक अलग पाकिस्तान की मांग रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, भारत भारत ही रहेगा, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी रहेंगे और सभी धर्मों के यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है, हम एक साथ रहेंगे, हम पाकिस्तान अलग नहीं होने देंगे, भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। लेकिन काफ़ी इनके बीच में विवाद चले, कुछ पॉलिटिकल इनके वो क्या बोलते हैं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी हुई, पॉलिटिकल कंपटीशन भी हुआ, और फाइनली फिर कांग्रेस को माननी पड़ गई बात, और फाइनली पाकिस्तान नाम का एक देश जो 14 अगस्त को अपनी आज़ादी मनाता है, ठीक है, अपन 15 अगस्त को मनाते हैं, वो 14 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 14 अगस्त की मिडनाइट रात को 12 बजे थी, तो वो फिर 15 अगस्त हो गई, लेकिन पाकिस्तान आज़ादी 14 अगस्त को मनाता है। तो पाकिस्तान नाम का देश अलग हो गया और भारत अलग हो गया। लेकिन जैसे ही भारत पाक दो बने, ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम था। पाकिस्तान जैसे ही अलग बना तो अब भारत का कितना हिस्सा पाकिस्तान के नाम दिया जाए। भाई पहले भारत के अंदर पाकिस्तान शामिल था, लेकिन अब कितना इलाका पाकिस्तान अलग होगा तो कौन कौन सा इलाका दिया जाए। तो इनके सामने चार प्रॉब्लम आई मेन। पहली प्रॉब्लम ये आई कि एक काम करते हैं कि जो धर्म के आधार पर जो रिलीजियस मेजोरिटी है, बड़ी ध्यान से समझना, रिलीजियस मेजोरिटी, पहली बात तो रिलीजियस मेजोरिटी का मतलब होता है धार्मिक बहुसंख्यक। इन्होंने ये कहा कि जिन इलाके में जो मुस्लिम धर्म ज़्यादा रहता है उस इलाके को मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, बहुसंख्यक की मतलब जिसकी ज़्यादा संख्या है, उसको मुसलमानों को पाकिस्तान में मिला दो, और बाकी जो बचेगा उनको इंडिया में, हिंदुओं को इंडिया में रहने दो, मुस्लिम को उनको कर दो, अलग कर दो, पाकिस्तान में शामिल कर दो। लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये बात आप सोच के देखो, क्योंकि भारत के हर जगह आपको मुस्लिम मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि फिक्स दो इलाके ही हैं जहाँ पर मुस्लिम है, बाकी कहीं मुस्लिम है ही नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, ऐसा मेजोरिटी की उन्होंने जो बात रखी, तो फिर दो इलाके ऐसे थे भारत के अंदर जहाँ पर मुस्लिमों की संख्या मेजोरिटी में थी, बहुसंख्यक थी। और ऐसा मैं एक मैप के अकॉर्डिंग बताऊँ आपको, तो सपोज़ ये इंडिया है, अब आपको बताइए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मतलब उत्तर दक्षिण, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, यानी कि ये तो है आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, यानी कि ये तो है आपका पूर्व, ठीक है, ये तो है आपका पूर्व और ये है आपका पश्चिम। अब जो मुस्लिम थे हमारे देश के अंदर बहुसंख्यक मेजोरिटी में, यहाँ थे और यहाँ थे। अब एक बात बताओ, इन्होंने बात तो रख दी कि जहाँ रिलीजियस मेजोरिटी है, धार्मिक बहुसंख्यक है, उनको पाकिस्तान में कर दिया जाए। ये कैसे पॉसिबल होगा? बीच के अंदर हर तरह के धर्म है, हिंदू भी है, सब है, जैन भी है, सिख ईसाई है, लेकिन मेजोरिटी सिर्फ दो इलाकों में, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि इस इलाके को यहाँ लाके मर्ज कर दिया जाए, नॉट पॉसिबल। तो ये बड़ा चैलेंज हो गया, ये बड़ी चुनौती हो गई, समस्या होगी कि पाकिस्तान का बंटवारा हो तो कैसे हो। फिर दूसरी बात, ध्यान से सुनना, चारों बातें स्टोरी, ये पूरी इमेज बना लो। पहली बात तो ये कि उन्होंने धार्मिक बहुसंख्यक की बात कही थी,
रिलीजियस मेजोरिटी की बात कही थी, जो कि बहुत मुश्किल काम हो गया। इधर ज़्यादा थे, इधर ज़्यादा थे, इनको मिलाना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई? दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि ये कोई गारंटी थोड़ी है कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान में जाना चाहते हो। मतलब बहुत सारे मुस्लिम राजी ही नहीं थे, राजी नहीं थे। राजी नहीं का मतलब खुश नहीं थे, वो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे नहीं, हमें तो यहीं रहना है, हम नहीं जाना चाहते। और ये बड़ी समस्या थी। और इसका मैं एक आपको बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये जो सेकंड मैंने बात बताई आपको, इसकी बात बताता हूँ मैं आपको। जो भारत का जो पश्चिमी उत्तर का हिस्सा है, ठीक है, यानी कि पश्चिम उत्तर का मतलब है वेस्ट और नॉर्थ का जो इलाका है वो, वहाँ पर एक बंदे हुआ करते थे जिनका नाम है खान। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा जो बुक में नहीं है आपके लिए। खान अब्दुल गफ़ार, ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान इनका नाम था। बड़े ध्यान से सुना इनकी स्टोरी। खान अब्दुल गफ़ार खान ये बहुत ज़्यादा गांधी के फॉलोअर थे। हमारे जो गांधी जी जैसा कहते थे, बहुत मजबूत नेता थे पश्चिमी उत्तर भारत के। और ये जो खान अब्दुल गफ़ार खान थे, जब हम आज़ादी के लिए लड़े थे अंग्रेज़ों से, गुलामी से मुक्ति पाने के लिए, उस टाइम पर गांधी जी का इन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया था। और जैसा गांधी जी कहते थे खान अब्दुल गफ़ार खान वैसा ही करते थे। इसीलिए गांधी जी के इतने बड़े फॉलोअर होने की वजह से खान अब्दुल गफ़ार खान को ध्यान से सुनना, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी, पूरी बात ध्यान से समझना। सीमांत गांधी का मतलब है सीमा के अंत में रहने वाला, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री थी भारत पाक की। अभी की बाउंड्री, उस टाइम तो पाकिस्तान के था ही नहीं थोड़ी देर के लिए। तो सीमांत गांधी के नाम से, यानी फ्रंटियर गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है इनको। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ़ार खान। फ्रंटियर गांधी क्योंकि गांधी का नाम क्यों है? क्योंकि गांधी के फॉलोअर थे, गांधी जैसा कहते, हर चीज़ गांधी जी को मानते थे। और ये खान अब्दुल गफ़ार खान वहाँ के बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, बिल्कुल अविवादित नेता थे पश्चिमी उत्तर भारत के। और ये बिल्कुल भी पाकिस्तान की जो द्विराष्ट्र थ्योरी सिद्धांत था, 2 नेशन थ्योरी थी, उसके खिलाफ थे। ये नहीं जाना चाहते थे, पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलना चाहते थे, ठीक है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बातें और बता दूं। हालांकि आपकी सीमांत गांधी इतना से लिख के छोड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बात और बताऊं मैं आपको, फाइनली जब लास्ट में विवाद हुआ, बातें चली, तो इनको खान अब्दुल गफ़ार खान को वाला जो इलाका था पश्चिम वाला, वो पाकिस्तान में मिला दिया। लेकिन इनका बिल्कुल भी मन वहाँ पर नहीं था। तो इन्होंने फिर क्या करा, इन्होंने एक संगठन बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, साइड में कहीं लिख लेना। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक संस्था बनाई थी, एक इंस्टीट्यूशन चलाते थे, ऐसा मान लो आप, खान अब्दुल गफ़ार खान ने, जिसका 2-3 नाम से जाना जाता है। एक तो है लाल कुर्ती दल, ठीक है। लाल कुर्ती दल इनका नाम क्यों है? क्योंकि ये रेड कलर के कपड़े पहनते थे, ठीक है, इसलिए इनकी जो संगठन का नाम है वो रेड शर्ट पार्टी, रेड शर्ट पार्टी, ठीक है। या फिर इसका एक नाम ये भी था, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार इनके द्वारा चलाया गया एक संगठन था। या फिर दूसरा नाम ये भी कह सकते हो, अल्लाह के बंदों का संगठन, ठीक है, अल्लाह के बंदों का संगठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। बहुत ज़बरदस्त खूंखार नेता थे खान अब्दुल गफ़ार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक संस्था चलाई, इंस्टीट्यूशन चलाई, संगठन चलाते थे, जिनका नाम लाल कुर्ती दल या रेड शर्ट पार्टी था। उसी का दूसरा नाम खुदाई खिदमतगार भी हैं, या फिर इंग्लिश में खुदाई खिदमतगार ही होगी, या फिर अल्लाह के बंदों का संगठन भी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खान अब्दुल गफ़ार खान के बारे में 1-2 बातें और लिखो आप। ये एक मैगजीन चलाया करते थे, मैगजीन जानते हो, ठीक है, एक समान लोग बुक चलाया करते थे, एक मैगजीन चलाया करते थे, ठीक है, मैगजीन। और ये क्या, खान अब्दुल गफ़ार खान एक पठान थे, पठान मुसलमान थे। अभी बताऊंगा मोहम्मद अली जिन्ना की बात बताऊंगा, किस हिसाब से वो इनको अपने पक्ष में करने के लिए गांधी जी को गालियाँ देता था, वो सारी बातें बताऊंगा।
एक खान अब्दुल गफ़ार खान पठान मुस्लिम थे, और मुस्लिमों के अंदर पठान जो मुस्लिम होते हैं उनको एक मतलब कहते हैं ना कि एक उच्च लेवल का माना जाता है, वो चीज़ है। तो मैं इनकी एक मैगज़ीन थी जो पठानी भाषा में थी, ठीक है, जो किस लैंग्वेज में थी, पठानी भाषा में थी। एक बात बताता हूँ आपको, पठानी मुस्लिमों की जो भाषा है, पठानी भाषा वो है पश्तो, पूरी बात समझना, पठानी भाषा है पश्तो, पूरी बात को समझनी है आपको। पठानी भाषा पश्तो भाषा के अंदर मैगज़ीन चलाया करते थे जिनका नाम है 10 रोज़ा, 10 रोज़ा, ये इनकी मैगज़ीन का नाम था। पठानी भाषा पश्तो के अंदर ये चलती थी जिसका नाम था 10 रोज़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। खान अब्दुल गफ़ार खान पठान थे, इनके बारे में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, इसीलिए चलो कुछ ये बातें एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई, ज़रूर आई थिंक आपने नोट कर ली होगी साइड में कहीं पर। और अब मैं एक आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ये जो था, इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग का लीडर था और पाकिस्तान की मांग थी, पाकिस्तान को अलग भी कर लिया। अब ये जो पश्चिमी उत्तर का इलाका था जहाँ पर खान अब्दुल गफ़ार खान जहाँ के नेता थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहता था कि ये हमारे पक्ष में आ जाए ताकि पूरा पश्चिमी इलाका हमारे अंडर में आ जाएगा और तुरंत पाकिस्तान अलग हो जाएगा। क्योंकि ये खान अब्दुल गफ़ार खान गांधी जी के फॉलोवर थे, इसलिए ये जल्दी से पाकिस्तान मिलना नहीं चाहते थे। इन्होंने कहा कि हमने इन गांधी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया है और हम गांधी जी की बात से बिल्कुल सही हम भारत में रहना चाहते हैं। इसीलिए एक बात और बताऊँ मैं आपको, खान अब्दुल गफ़ार खान का एक कोटेशन भी था, उन्होंने एक बात भी कही थी। जैसे ही इनको कहा गया कि अब आपको पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, कहाँ आपने मुझे भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया, ठीक है। खान अब्दुल गफ़ार खान ने क्या कहा था कि आपने कहाँ मुझे भूखे भेड़ियों के सामने डाल रहे हो यार, हम तो यहीं रहना चाहते हैं। इतने ये वीर पुरुष थे। तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि ये अगर हमारी बात को मान जाएंगे तो फिर इजीली पाकिस्तान भारत से अलग हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, ऐसे ऐसे कमेंट पास किए कि यार पठान ऐसे होते हैं, पठान वीर होते हैं, और गांधी जी के कहने से एक पठान जो हैं वो एक गांधी जी का एक तरीके से चमचा बन गया, उनकी हर बातें मान रहा है ये। इस हिसाब से कुछ कमेंट करे कि कैसे पट जाए और हमारी तरफ आ जाए। लेकिन खान अब्दुल गफ़ार बड़ी मुश्किल से नहीं माने थे, फिर फाइनली तो खैर उनको जाना ही पड़ा। और फिर हालांकि ऐसा भी सुनने में आया कि इनको थोड़े दिन जेल के अंदर डाल दिया गया था पाकिस्तान में जाने के बाद में, और उस बाद में छोड़ भी दिया था, और वो सब बातें हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको ये थोड़ी मैंने इनके बारे में बता दी। हाँ, फिर जैसे ही अपन आगे बढ़े हैं, ये 2 समस्याएं हो गई। एक जो इन्होंने कहा था कि रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस पर पाकिस्तान का बंटवारा कर दीजिए। नंबर 2, जो मुस्लिम जाना चाहते हैं या ऐसे मुस्लिम जो राजी नहीं थे कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिनके अंदर खान अब्दुल गफ़ार खान इलाका मैंने बता दिया 2। तीसरी बात जो थी वो थी पंजाब और बांग्लादेश। ध्यान से समझना, पंजाब और बंगाल, बांग्लादेश नाम आ गया, पंजाब और बंगाल की पीबी लिखा है मैंने, पंजाब और बंगाल। ये बड़ी समस्या थी। कैसे कि इस पंजाब और बंगाल, आपको पता है पंजाब के अंदर ज़्यादा जो मेजॉरिटी के अंदर सिख धर्म के लोग रहते थे, और बंगाल के अंदर ऐसी खूब सारी जगह हैं जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम कम थे। यहाँ पर बड़ी समस्या थी, इनका क्या करें, ये भी एक बड़ी दिक्कत थी कि पंजाब और बंगाल के जो हैं वो अलग धर्म के, रिलीजियस के अलग मेजॉरिटी के लोग थे। ये पाकिस्तान में जाएँ या फिर इंडिया में रहें, यह भी एक बड़ा इशू था, अभी बताऊँगा इसको भी। ये तीसरी समस्या आई, और फाइनली आगे बताऊँगा इसका तो बड़ा मुश्किल से इनका वो हुआ, काफ़ी लोग मारे भी गए, वो सब बातें हैं, ये दंगे हुए बहुत ज़्यादा। और चौथी बात थी अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटी की। और अब आप समझ गए होंगे कि जो ये माइनॉरिटी हैं, ये जो अल्पसंख्यक हैं, ये कहाँ होंगे, ये सीमा के इस पार और सीमा के उस पार। मतलब जो भारत पाकिस्तान की सीमा बननी थी उसके इस हिस्से में भी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी, जिनकी संख्या कम हो, और उस तरफ भी है। जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटी में कौन होंगे, हिंदू होंगे। पाकिस्तान में हिंदू कम है और भारत में मुस्लिम कम थे, ठीक है। तो भारत में मुस्लिम कम है, ऐसे इलाके जहाँ पर मुस्लिम कम है, क्योंकि 2 बड़े बड़े इलाकों को तो उधर कर दिया पाकिस्तान में, लेकिन ऐसे खूब सारे इलाके हैं जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कम। ऐसे इलाके भी खूब है, हमारे हर जगह आपको मुस्लिम भाई मिल जाएंगे। तो उनकी संख्या कम थी, माइनॉरिटी। ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि जैसे ही इस बात का पता चला कि हिंदुओं का देश हिंदुस्तान रहेगा और मुसलमानों का देश पाकिस्तान रहेगा, तो जहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू थे उनके ऊपर और भारत में जो मुस्लिम थे उनके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा मान लो अटैक किया, बहुत ज़्यादा आक्रमण किया,
और बहुत ज़्यादा इनको परेशान किया। इनकी महिलाओं को मतलब कैसे किडनैप कर लिया गया, इनके बच्चों को किडनैप कर लिया गया, धर्म चेंज करवा दिया, जबरन शादियाँ करी। और इवन खूब सारे पेरेंट्स ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को या बच्चियों को छोटे छोटे को मार दिया, अपने कहते हैं ना कि कुल की रक्षा करने के लिए। क्योंकि एक परंपरा संस्कृति चली आ रही थी कि हमारे जिस धर्म में पैदा होता है उसी धर्म में शादी होती है, ऐसी परंपरा है। हालांकि आजकल नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन ऐसा सिस्टम था। तो अपने कुल की रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को मार दिया कि कहीं कल को किडनैप कर लेंगे तो शादियाँ कर लेंगे, धर्म चेंज कर देंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उस टाइम पर आई, वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो 4 मेजर प्रॉब्लम थी। पहली मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, वो थी अपने रिलीजियस यानी कि धार्मिक बहुसंख्यक वाली। और जो सेकंड जो थी वो मैंने आपको बता दी, ऐसे लोग जो राज़ी नहीं थे पाकिस्तान में जाने के लिए, सीमांत गांधी वाली बात पूरी बता दी। तीसरी वाली जो बात थी वो पंजाब और बंगाल को लेके थी। चौथी बात थी अल्पसंख्यकों की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 ऐसी प्रॉब्लम आई जो भारत और पाकिस्तान को बंटवारा करते समय आई, कैसे किया जाए। और अब है, चलो भारत पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो ये आई, कठिनाइयाँ तो आई, लेकिन फाइनली भारत पाकिस्तान का जो विवाद था मिट गया। पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया, भारत भारत हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब हम ऐसा मान लो कि आज़ाद हुए 15 अगस्त को, हमारे सामने 3 चुनौतियाँ और आ गई, ठीक है। 3 चुनौतियाँ हो रही हमारे सामने, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 चैलेंजेस। अभी जो मैंने आपको बताई ये तो कठिनाइयाँ हैं। कठिनाइयाँ मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान और भारत को लेके थी, लेकिन अब 3 चुनौतियाँ ऐसी हैं जो हम आज़ाद हो गए, लेकिन अब हमारी आज़ादी को, हमें देश को कैसे चलाना है। क्योंकि लोगों के मन में क्या थी कि जैसे ही हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम आराम से रहेंगे, हमारी लोकतांत्रिक देश होगा, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, और हमारे जो गरीबी भूखमरी जो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप रखी है वो मिट जाएगी ऐसी, और हम सभी धर्म मिल के रहेंगे। 3 बड़े इशू थे, 3 चुनौतियाँ थी। फर्स्ट कौन सी? फर्स्ट यूनिटी की, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, एक महादेश की तरह है भारत। इसमें हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के, हर संस्कृति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और उनमें यूनिटी रखना, मतलब उनमें एकता रखना बहुत ज़रूरी था। ये हमारे देश के सामने, एकता लिखा मैंने, ये एकता रखना बड़ी समस्या थी, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर आर्थिक विकास करना बहुत ज़रूरी था, मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। तो जो इकोनॉमिकल हमें मजबूत कैसे होंगे, गरीबी कैसे मिटेगी, इसके लिए कौन कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए, कौन कौन सी ऐसी मतलब क्या क्या सिस्टम अप्लाई करें अपन, तभी तो मैंने आपको बताऊंगा अभी कि 5 ईयर प्लान चलाई करते थे सरकार। पंचवर्षीय योजना जो 2012 के अंदर बंद हो गया, उसके बारे में पॉलिटिक्स के अंदर बात कर लेंगे कभी, कि पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी। हर 5 साल का एक सिस्टम हुआ करता था, और उसके अंदर क्या क्या सिस्टम हमें क्या क्या 5 साल के अंदर करना है वो उसके अंदर पहले प्लानिंग कर ली जाती थी। तो वो भी हमारे लिए बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो यूनिटी, एकता कैसे रखी जाए, गरीबी मिटाना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और तीसरी जो थी वो थी डेमोक्रेटिक को लेके, ठीक है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक का मतलब है डेमोक्रेसी कैसे आए। क्योंकि इतने दिन क्या होता था, अंग्रेज मनमर्जी किया करते थे, राजाओं का राज था। अब डेमोक्रेटिक कंट्री जब बनेगा, लोकतंत्र हमारे आएगा, तो हम हमारी इच्छा से नेता चुन पाएंगे, हमारे जो पसंद है उसका चुनाव करेंगे, वो जीतेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा, ये सब बातें। तो मैंने बहुत कुछ एक शानदार से आपको स्टोरी सुना दी है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई, ऐसी कठिनाई आई भारत पाकिस्तान के बंटवारे के टाइम पर, और होने के बाद में कौन कौन सी हमारे सामने चुनौतियाँ आई, वो भी अपन ने डिस्कशन कर लिया है। और आई थिंक ये स्टोरी इतनी, क्योंकि ये चैप्टर का आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, आधा चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया, आधा पोर्शन की स्टोरी प्लस नोट्स वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसके नोट्स परफेक्टली, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो मैंने आपको कहा था जवाहरलाल नेहरू के भाषण की स्पीच, वहीं से शुरू करेंगे जो लाल किले से उन्होंने दिया था। पहला क्वेश्चन मान लो, चाहे नोट्स बनाएंगे अपन, हेडिंग आपको लगानी है कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जिसको हिंदी में बोला जाता है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, हिंदी में बोला जाता है इसको, इंग्लिश में ट्रस्ट विद डेस्टिनी इस नाम से जाना गया। ये एक्चुअली क्या था कि जैसे ही हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त को 1947 को, या फिर ऐसा मान लो कि 14-15 अगस्त की मिडनाइट को,
तो वहाँ पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र मिलने के बाद में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री यानी कि इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लाल किले से जो भाषण दिया था, जो स्पीच दी थी, उसका नाम है ये। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका ये प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। सिंपल, इसमें मैंने सारी बातें बता दी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आए, पहली बात तो ये होगा कि आपको भाषण देते हुए नेहरू खड़े मिलेंगे और कह देंगे कि ये स्पीच है वो कहाँ की है, तो आप कहोगे लाल किले की है, जो आपकी बुक में साफ पिक है वो देख सकते हो आप। दूसरा ये कहेंगे कि ये जो भाषण है वो कौन दे रहे हैं, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दे रहे हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर है, और इसका क्या नाम है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी है। तो कैसा भी क्वेश्चन आए इनसे बाहर नहीं जाएगा, इन 3-4 लाइनों में कैसा भी क्वेश्चन आए आ जाएगा। ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी इंग्लिश के अंदर लिखना चाहेंगे अपन क्या लिखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एड्रेस्ड स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द मिडनाइट ऑफ अगस्त 14-15 अगस्त 1947। इस फेमस स्पीच कैम टू बी नोन एज ट्रस्ट विद डेस्टिनी। सिंपल है, आराम से परफेक्टली आपको इसे ऐसा कैसा उतारना है, दोनों लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है आपको, वो है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियां या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आई चुनौतियां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने आपको समझा दी स्टोरी के अंदर। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन कौन सी हम आज़ादी जैसे मिली तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आई। पहली जो मैंने आपको बताई थी कि 3 तरह की चुनौतियां हमारे सामने थी, यानी कि देयर आर 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की चुनौती, सबसे बड़ी तो यही थी। नेशन बिल्डिंग चैलेंजेस, यानी कि भारत है वो अपने आप में एक महादेश जितना था। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। महादेश का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हो, हर तरह की भाषा बोलने वाले वो लोग, ठीक है। और यहाँ अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी, उनके अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, अनुयायी थे। इनमें एकता कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, ठीक है। यानी कि इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोड डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजियस एट द टाइम। रिलीजियस हो गया, इसके बाद में एट द टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव दैट कंट्री फुल ऑफ सच काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। क्योंकि हर क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय पहचान को कायम रखना, भाई जैसे जहाँ का कल्चर है, अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी डिफरेंट जगह अलग अलग कल्चर है। राजस्थान स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर ऐसा मान लो राजस्थान का कल्चर अलग है, इनका पहनावा अलग है। वही अपन अगर बात करें दिल्ली के उस साइड में या दिल्ली का, वहाँ का पहनावा अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, लेकिन हर कोई अपना पहनावा, अपनी पहचान, अपनी सांस्कृतिक पहचान, जो कल्चरल ऐसा मान लो कि जो भी हमारी एक्टिविटी होती है वो हम रखना चाहते हैं, हमारी वो पहचान है, हमारी वो धरोहर है, हम उसको नहीं बिगड़ने देना चाहते। इन सब को बनाए रखना हमारे लिए बड़ी चैलेंज था। एक चुनौती ये थी। दूसरी ये थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करना, ये जो मैंने आपको भी बताया। चैलेंजेस टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, भारत में डेमोक्रेसी कैसे आई, क्योंकि अभी तो राजाओं का राज था, अंग्रेजों का शासन था, दादागिरी से राज किया करते थे, लेकिन डेमोक्रेटिक आए, ये बड़ा चीज़ थी। हालांकि भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था हमने, तथापि चुनौती ये थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि हमने, आपको पता है जैसे हम आज़ाद हुए हमारा संविधान बना और हमने संविधान के अकॉर्डिंग बात कही कि हमारी एक संसद होगी, ठीक है, संसद के 2 हाउस होंगे, वो सब बातें अपन ने थोड़ी बहुत 11th क्लास के अंदर पढ़ रखी है, और उस अकॉर्डिंग हमारे नेता चुन के आएंगे और संसद कोई भी नियम या कानून बनेगा, संसद के अंदर बनेगा, फाइनल वहीं पर होगा, वो सब बातें हैं। लेकिन अब हमें लोकतंत्र तो है, लेकिन वो संविधान से मेल खाते हुए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बातें लिखी हुई है उन सब को फॉलो करते हुए चलना। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है नेता है, चुनाव लड़ लिया, जीत के आ गया, लेकिन उनने जो जो वादे किए हैं, जो जो संविधान के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। तो संविधान में मेल खाते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज था और आज भी चुनौती है, ठीक है। यानी ऑल्दो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द चैलेंजेस रिमेन्ड टू इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस मैचिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हमारे संविधान से मैच करते हुए, संविधान से मेल खाते हुए काम करना पड़ेगा। जैसे कि कोई एमएलए जीत के आया, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एमएलए या फिर एमपी जीत के आया,
इसने जो जो वादे किए हैं, ऐसा नहीं कि जनता के धन को व्यर्थ बहा दिया, बहुत सारे वादे किए हैं, चाहे वो सड़क निर्माण का काम हो, चाहे स्कूल बनाने का काम हो, चाहे कॉलेज हॉस्पिटल कुछ बनाने का काम हो, वो संविधान के दायरे के अंदर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से टैक्स लेके आप सरकार चला रहे हो। तो वो सारी बातें भी हमें फॉलो रखनी चाहिए। हमारे सामने चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था, वो था द ले डाउन पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी गरीबी कैसे मिटे, आर्थिक विकास कैसे हो, आर्थिक विकास हेतु क्या क्या नीतियाँ, क्या क्या ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए जिससे ये गरीबी मिटे। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पंचवर्षीय योजनाओं का 5 ईयर प्लान का, ठीक है। यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP 11th क्लास के अंदर शानदार पढ़ा रखा है मैंने आपको। नीति निर्देशक तत्व इनके अंदर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ही साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान का जो लोक कल्याण है, पब्लिक वेलफेयर जरूरी है। ये बात उसमें मेंशन है। फिर भी पॉलिसी द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव, यानी कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनके अंतर्गत लोक कल्याण के लक्ष्यों को स्पष्ट कर तो दिया था, लेकिन असली चुनौती क्या थी? असली चुनौती थी आर्थिक विकास तथा गरीबी खत्म के लिए कारगर नीतियां। अब अपन ने कोई बात लिख तो दी, मैंने आपको नोट्स बनवा दिए, लेकिन इन नोट्स को आप किस हिसाब से पढ़ते हो, हर संडे को टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे, वो होता है पॉलिसी, नीतियाँ। मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि ये चीज़ आपको याद करनी है, अब आप उसको याद नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, कोई उसका मतलब नहीं है। इतने परफेक्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। लेकिन अगर मैं कहूँ वैसा क्या वैसा आपने नोट्स बना लिए तो 90+ से कोई रोक नहीं सकता, 95, 97, 98 हो सकता है 100 भी आए, क्योंकि परफेक्ट नोट्स है, लाइन टू लाइन NCERT की लैंग्वेज है। वही चीज़ यहाँ है कि संविधान के अंदर बातें लिख दी कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उनके लिए पॉलिसी बनाओ, ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ तो बनाओ जिसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, वो चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए नीतियों को तैयार करने की हमारे लिए सामने एक चुनौती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, नीतियाँ बनाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं विभाजन की, पार्टीशन की। ये मैं आपको बता चुका कि जैसे ही भारत का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो 4 तरह की समस्याएं आई थी। इनसे बनने वाला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। विभाजन वाला क्वेश्चन ये आ सकता है, अपनी हेडिंग आप लगा सकते हो, भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयाँ, ठीक है, यानी डिफिकल्टीज इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। चारों बातें मैंने स्टोरी तो बता दी, दिमाग में तो फिट है आपके, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। पहली, मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, क्योंकि हमने ये कह दिया कि जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम जो हैं वो अगर मेजोरिटी में है, ज़्यादा संख्या में है, उनको पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश इंडिया, एक्चुअल में हम क्या थे, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो हम इस नाम से जाया करता था ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश के अंडर में आने वाला इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और जैसे इसका डिवाइडेशन हुआ तो इसके 2 बन गए, भारत बन गया एक तो, और जो मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम लीग ने जिसका बंटवारा किया था, एक बन गया पाकिस्तान। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब ये भारत हो गया और पाकिस्तान हो गया, ये बातें आपको समझ में आ गई। इसलिए ध्यान रखना, जब तक दोनों का बंटवारा नहीं हुआ था तो वो किस नाम से जाना जाएगा? ब्रिटिश इंडिया। यानी कि ब्रिटिश इंडिया में ऐसे 2 इलाके थे जहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। मेन चीज़, देयर वर 2 एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया वेयर द मुस्लिम पॉपुलेशन वॉज इन मेजोरिटी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, एक इलाका था पश्चिम में, ठीक है, और एक इलाका तो पश्चिम में था और एक इलाका था पूर्व में। अब पश्चिम और पूर्व को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, ऐसी तो कोई बात बन हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए और कह दिया जाए कि ये पाकिस्तान थे यार, क्योंकि बीच में इतना बड़ा स्पेस, इस इलाके से थोड़ी जोड़ सकते हैं अपन। बीच में बहुत सारी ज़मीन आती है, बहुत सारे धर्म के लोग आते हैं, वो कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट, there was no way these 2 parts could be joined, ठीक है। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़ दिया जाए। तो पहली कठिनाई तो ये थी, ठीक है। दूसरी है प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने को राजी करना। मैंने आपको अब्दुल गफ्फार खान वाली बात समझाई थी, वो वाली चीज़, हर कोई मुसलमान नहीं जाना चाहता था पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। यानी कि प्रिसवेडिंग एवरी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज टू गो टू पाकिस्तान,
ये भी समस्या थी। लिखते हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे अपन कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। नॉट ऑल मुस्लिम, ध्यान रखना, नॉट ऑल मुस्लिम, मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। नॉट लिखा है शुरू में, मतलब नहीं थी, सारे मुस्लिम पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं थे। एग्जाम्पल, खान अब्दुल गफ्फार खान, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ध्यान रखना, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, इसके निर्विवादित नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और मैंने इनके बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया। ये वहाँ के लीडर थे, उस इलाके में इन्हीं का नाम चलता था, ठीक है। ये लीडर थे, इसीलिए प्रोविंस एंड नॉन एज फ्रंटियर गांधी वॉज स्ट्रेचली अपोज टू टू नेशन थ्योरी। इन्होंने टू नेशन थ्योरी का अपोज किया, विरोध किया कि नहीं, हम इस टू नेशन थ्योरी का मतलब भारत और पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग इसको फॉलो करती थी कि दो नेशन बनने चाहिए, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान इसके बिल्कुल विरोधी थे, ये गांधी के फॉलोअर थे। गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहे, सभी धर्म साथ में रहे, भारत का बंटवारा ना हो, ठीक है। अब देखते हैं उनकी प्रसिद्धि, अच्छा पूरा देख लो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि थी सीमांत गांधी, मतलब वो अपने नाम, ऐसा मान लो कि उनकी उपाधि थी, फेमस थे सीमांत गांधी के नाम से, और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। ये भी एक समस्या आई, कठिनाई आई। तीसरी कठिनाई आई पंजाब और बंगाल के बंटवारे को लेकर। इनका बंटवारा कैसे हो? ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। गैर मुस्लिम का मतलब जहाँ पर मुस्लिम ना हो, मुस्लिम कम हो, ऐसे इलाके थे। हालांकि मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल है, पंजाब और बंगाल में मुस्लिम थे, लेकिन ऐसे खूब सारे इलाके ऐसे भी हैं, जैसे पंजाब का खूब सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर सिख ज़्यादा है, बंगाल का खूब सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है। तो वहाँ पर मुस्लिम गैर आबादी थी, मतलब मुस्लिमों की संख्या कम थी, ठीक है। और इन प्रांतों का बंटवारा किस प्रकार किया जाए, ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और जब 14-15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, बहुत बड़ी बात ध्यान से सुनना, 14-15 अगस्त को हमें जब आज़ादी मिली थी, तब ये तो बिल्कुल असमंजस में थे कि हम पाकिस्तान में हैं या भारत में हैं। इनको कुछ कहा ही नहीं गया, एक मिनट के लिए होल्ड कर दिया गया इनको। यानी कि 14-15 अगस्त मध्य रात्रि तक ये फैसला ही नहीं हो पाया था कि ये जाएंगे किधर। हालांकि फाइनली ये पाकिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में गया, बाकी ये भारत के अंदर रहे, लेकिन 14-15 अगस्त तक इनको नहीं पता था। यानी कि हाउ शुड दीज प्रोविंसेस टू बी डिवाइडेड, दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। ये भी एक समस्या थी, ये भी एक कठिनाई आई, मैंने आपको स्टोरी समझा दी। चौथी बात है अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक जो कम संख्या में, माइनॉरिटी, ये भारत में भी थे और पाकिस्तान में भी थे। भारत में मुस्लिमों को कह सकते हो, पाकिस्तान में हिंदुओं कह सकते हो, ठीक है। सीमा के दोनों तरफ का मतलब इधर और उधर अल्पसंख्यक थे। यानी कि दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोनों तरफ समस्या थी। और ये सब लोग सांसत में थे, डाउट में थे कि इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। कैसे? अब इन बेचारों को तो पता ही नहीं था ना कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है। तो जहाँ पर ये हिंदू, जैसे पाकिस्तान के अंदर हिंदू थे, उनको कहा गया कि उनके साथ मार काट की गई, उनको परेशान किया गया कि अब हमारा बंटवारा हो चुका है, निकलो यहाँ से। तो इन्होंने सोचा यार ऐसे कैसे। और वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन था, जो पुलिस थी, वो भी इनका साथ नहीं दे रही थी, वो भी इनके साथ में वैसा ही व्यवहार करने लग गई। जो ये उन पुलिस को अपना मानते थे, वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपना मानते थे, वो इनके साथ में खिलाफ खड़े हो गए। ये सब बातें हुई, तो ये तो अपने घर में विदेशी बन गए, ठीक है। इनको पता ही नहीं हमारा ये घर था, अब गया कहाँ, ठीक है। यानी कि दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल अलायंस इन देयर ऑन होम, ठीक है। ये ई है, अलायंस इन देयर ऑन होम, अपने घर में विदेशी बन गए। और एज सुन एज इट बिकम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन, मतलब जैसे इनको ये पता चला, ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों, मैंने आपको स्टोरी बता दी अभी, अल्पसंख्यकों के ऊपर आक्रमण होने लग गए, हमले होने लग गए। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास में एक मात्र रास्ता था, वो ये बचा कि अपने अपने घरों को छोड़कर
अपने अपने घरों को छोड़ दिया जाए, हिंदू हैं वो भारत चले जाएं, मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। तो खूब सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मर गए, मार दिए, ट्रेनों बैठ बैठ के जा रहे थे, ऐसे वैसे बहुत सारी वो सिस्टम है, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर 5 से 10 लाख के लोग करीब लोग मारे गए। तो ये जो आज़ादी का जो दिन था बहुत मुश्किल, ऐसा वर्ल्ड के अंदर कोई से भी ऐसा देश नहीं हुआ होगा जिसको इतनी मुश्किल और इतनी कहते हैं ना दुखदायी आज़ादी मिली होगी। तो भारत को आज़ादी मिली, लेकिन खुशी और गम दोनों का मामला था। तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम थी, 4 ऐसी कठिनाइयाँ थी जो भारत के सामने आई। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही पढ़ाऊँगा। फिर एक इसके कुछ परिणाम है, रिजल्ट का एक टॉपिक रह जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आई थिंक आज की पूरी स्टोरी को आपको दिमाग में पूरी आपने रिवाइज करनी है। बार बार चाहे वीडियो को 2 बार देख लो, आप फास्ट करके देख लो, स्लो करके देख लो, आपके ऊपर डिपेंड है। और नोट्स साथ के साथ आपको बनाना है परफेक्टली। ये मेरी गारंटी है कि 90+ का टारगेट अपन लेके चल रहे हैं 12th बोर्ड के अंदर। 100% ये नोट्स हैं और ज़िंदगी में कभी भी NCERT को दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन टू लाइन बातें, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बातें और जोड़ दूंगा मैं। आपकी बुक तो है ही है, एक्स्ट्रा बातें और मिलने वाली है। और हर संडे को जो लाइव टेस्ट होगा, जैसे इसका सेकंड वीडियो आ जाएगा चैप्टर कंप्लीट, फिर लाइव टेस्ट होगा आपका। उस टेस्ट को आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं इंटरेस्ट के साथ देना है। और एक काम करना, आप उस लाइव टेस्ट के लिए ध्यान से समझो, जो लाइव टेस्ट होगा आपका संडे को, उस लाइव टेस्ट के लिए आपको रजिस्टर एक नया बना लो अलग से। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को जो भी 40, 30, 50 क्वेश्चन होंगे, उन सबको साथ के साथ में आपको नोट भी कर लेना है। हाथों हाथ आपको रिजल्ट भी देखना है कि जैसे किसी ने आंसर बताया C, किसी ने B, किसी ने A, किसी ने D, जो भी आंसर बताए, और आप ईमानदारी से एक बार आंसर कमेंट कर दिया कि मेरा आंसर C है, और सपोज वो आंसर C नहीं हुआ, आंसर B था, आपको ईमानदारी से खुद को चेक करना है। आपको ऐसा क्रॉस लगाना है कि मैंने आज 40 में से 35 सही हुए या फिर 32 सही हुए, जो भी आपको हुए, आप कमेंट करके वो भी बताना है। तो मतलब खुद ही चेक कर लोगे। लाइन टू लाइन नोट्स रहेंगे, एक एक लाइन के ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा, तो उन्हीं छोटे क्वेश्चन से ही बड़े बन जाएंगे, क्योंकि जब आपको लाइन याद है तो आप बड़े भी लिख सकते हो। तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर संडे को अपना होगा। इस संडे को तो देख लूँगा मैं, वरना हर संडे को आपके टेस्ट होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है जल्दी अपन, क्योंकि नया सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे अपनी टीम सेटअप हो जाती है तो PDF वगैरह अपन को मिलने लग जाएगी, तो अपन बहुत जल्दी आपका कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। स्पीड और ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक आज का वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और ईजी लगा होगा, और साथ के साथ आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, ओके।